जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द ईगल की। हमने एक्सरसाइज करनी थी, इसकी ट्रांसलेशन और इसकी पोएटिक डिवाइसेस पहले वीडियो में मैं कर चुका हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये ज़रा वर्ड्स मीनिंग। क्लैस्प, क्लैस्प का क्या मतलब होता है? फेस्टन, ग्रिप और होल्ड। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके भी सिनोनिम आपको दे दूं, क्योंकि आगे जो लिखे हुए होते हैं वो इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन या समटाइम्स उसकी डेफिनेशन लिख दी होती है। तो ये देखें ज़रा, क्रैग, क्रैग किस चीज़ को बोलते हैं? रॉक या क्लिफ को, किसी भी चट्टान को कहते हैं। क्रूक्ड किसको कहते हैं? मुड़ी हुई चीज़ को कहते हैं। ठीक है, जो ईगल के मुड़े हुए पंजे होते हैं, बेंट और ट्विस्टेड। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। एज्योर किसे कहते हैं? ब्लू स्काई, जो आसमान की तरह नीला कलर होता है उसे क्या कहते हैं? एज्योर। रिंकल्ड किसे कहते हैं? झुर्रियाँ। ठीक है, जो हमारे माथे वगैरह पे झुर्रियाँ होती हैं, ठीक है, उसे रिंकल्ड कहते हैं। क्रीज्ड या लाइंड। ठीक है, उसके बाद है थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट किसको कहते हैं? लाइटनिंग या फ्लैश को। ठीक है, आसमान की बिजली की जो चमक होती है उसे क्या कहते हैं? थंडर बोल्ट। तो इससे आगे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़रा देखते हैं हम। सबसे पहले तो प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं। थिंक टू बी योर सेल्फ पर्सोनिफाइड एज एन ऑब्जेक्ट, प्लांट, बर्ड। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इधर इमेजिन करना है, थिंकिंग करनी है। ठीक है, अब देखें पर्सोनिफिकेशन। आई चूज टू बी एन एगल, सिंबलाइजिंग फ्रीडम, शार्पली विजन एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, आप देखें मैंने ईगल को पहले, ईगल के बारे में पहले आपको बताया था कि ईगल क्यों फेमस है। ईगल अपनी कुछ एबिलिटीज़ की वजह से फेमस है कि उसकी थिंकिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, वो लोगों की तरह बाकी बर्ड्स की तरह नहीं सोचता। ठीक है, दीज ट्रेड्स मैच माई पर्सनैलिटी एज आई स्ट्राइव टू बी इंडिपेंडेंट, परसेप्टिव एंड रेजिलिएंट। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया? खुद को एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ एज एन ऑब्जेक्ट, और ईगल बना के उसने खुद को उसके साथ सिंबलाइज कर दिया। ठीक है, अब आगे देखें। क्वेश्चन है, गिव थ्री ट्रेड्स ऑफ योर पर्सनैलिटी विच मैच योर पर्सोनिफिकेशन, आल्सो जस्टिफाई योर चॉइस। अब देखें, एज एन ईगल आई एम्बॉडी इंडिपेंडेंस, वैल्यूइंग ऑटोनमी एंड फ्रीडम। ठीक है, इंडिपेंडेंस क्या है कि मैं वैल्यू करता हूँ कि आज़ाद ख्याली को और आज़ादी को। उसके बाद एक कीन परसेप्शन। कीन परसेप्शन यहाँ पे ऊपर हमने बताया था, तो ये क्या है? पोजेसिंग शार्प इंसाइट एंड अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को गौर से देखना और उस पर पूरी तवज्जो देना। रेजिलियंस किसे कहते हैं? विद स्टैंडिंग चैलेंजेस विद द स्ट्रेंथ एंड एमर्जिंग स्ट्रांगर। ठीक है, तो जैसे ये कहा जाता है कि लाइफ डज नॉट गेट इजियर, यू जस्ट गेट स्ट्रांगर। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखा करें, जो लोग ये समझते हैं कि हमें ज़िंदगी आसान चाहिए और हमारी ज़िंदगी स्मूथ होनी चाहिए। देखें, मैं एक ये डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ सही तो ड्रा नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना हो सकती है मेरी कोशिश है कि मैं आपको करके दिखलाऊँ। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि हार्ट बीट है ये। तो ये हार्ट बीट है, इसे ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो है लाइफ का अप पार्ट है और ये जो है नीचे वाला डाउन पार्ट है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स है। तो देखें, अगर जिस बंदे को ये वाले स्मूथ लाइन चाहिए ना, स्मूथ लाइन, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि अब उसकी लाइफ में हार्ट बीट कि लाइन स्मूथ हो, तो बेटा इसके लिए मरना पड़ेगा। ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये लाइफ का पार्ट है। ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, तो ज़िंदगी को ये वाली डायग्राम शो करती है, ना कि ये वाली डायग्राम शो करती है जो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रेट बनाई हुई है। तो इसीलिए आपने रेजिलियंस आपको होना पड़ता है, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो बाकी आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए स्टे पॉजिटिव, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अब देखिए आगे क्वेश्चन है वाइल रीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, एज यू रीड फर्स्ट स्टैंजा व्हाट डू यू पिक्चर इन योर माइंड, डिस्क्राइब द सेटिंग एंड सब्जेक्ट। फर्स्ट स्टैंजा इमेज क्या है? आई पिक्चर अ मैजेस्टिक ईगल पर्च्ड ऑन अ रज्ड माउंटेन क्रैग,
बाथ इन सनलाइट विद द वेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ सी ब्लू। ठीक है, आप जिस तरह की वर्डिंग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, उसी वर्डिंग को मैंने थोड़ा बढ़ा के पेश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है विच फिगर स्पीच डज द पोएट यूज इन द सेकंड स्टेंजा to convey a sense of the sea as the watcher on the mountain, also discuss its effect on the tone of poem। अब ये बता रहा है कि वो किस तरह उसने यूज़ किया है और उसका लहजा वगैरह कैसा है, इसको हम ज़रा देखते हैं। The poet uses personification in the second stanza, giving the sea the human-like quality of watching the eagle। ठीक है, किस चीज़ की human-like quality दे रहा है कि वो ऊपर बैठ के देख रहा है। This creates a sense of mutual awareness and respect between the eagle and the sea, adding a layer of the depth to the poem। ठीक है, यही चीज़ पोएम के मीनिंग को भी गहरा बना देती है। उसके बाद है जी पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं। What image or emotions come to mind when you read the word crag, sun, sea and the thunderbolt? द वर्ड एसोसिएशंस। ठीक है, अब कौन कौन एसोसिएशन कहते हैं किसी भी चीज़ के साथ ताल्लुक बना होना। अब देखें कैसे कैसे हम एसोसिएट करते हैं उन चीज़ों को। क्रैग इवोक्स द रगनेस। ठीक है, सन सजेस्ट द वार्मथ। अब देखें ये लाइफ की सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद एंड इल्यूमिनेशन कि वो लाइट भी हमें देता है सन। सी क्या है, इम्प्लाइज वेस्टनेस एंड द पावर। अब देखें समंदर कितना बड़ा होता है, कितना वसी होता है। ठीक है, एंड थंडरबोल्ट कन्वेज द स्विफ्टनेस एंड द एनर्जी, और ये उसकी तेज़ी के बारे में बताती है कि वो कितना तेज़ है। उसके बाद है हाउ डू यू इंटरप्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ठीक है, इसका ये ज़रा आंसर दूसरे पेज पे आ गया। सब्जेक्ट नेचर relationship, the eagle is harmoniously connected to the nature, dominating the landscape yet being part of it. This balance showcase the beauty of the coexistence। ठीक है, सारे एक जैसा नहीं सोचते। इसके बारे में मशहूर है कि इसके साथ अगर कोई परिंदा लड़ने भी जाता है ना ईगल को, तो ईगल उसके साथ लड़ता नहीं है। ईगल अपनी परवाज़ को ऊपर ले जाता है और ऊपर इतना ऊपर ले जाता है कि उन परिंदों को फिर ख़ुद पीछे वापस आना पड़ता है, क्योंकि उस ऑक्सीजन लेवल के वो आदी नहीं होते। जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाए ऑक्सीजन लेवल लो होता जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं थिंकिंग फ्रीक्वेंसी। बजाय इसके कि वो कहता है कि मैं सारे परिंदों से लड़ूँ, वो खुद ऊपर चला जाता है, वहाँ से वो खुद नीचे वापस आ जाते हैं बाकी परिंदे। अब देखें, व्हाट इमोशन डिड यू एक्सपीरियंस वाइल रीडिंग दिस पोम। Emotion experience, I felt serenity and the sense of the wonder while reading the poem। ठीक है, कितना पुरसकून, और वो अपने शिकार के लिए मतलब एक ईगल की जिस तरह उसने डिपिक्शन दी है। ठीक है, सेंस ऑफ वंडर के एक थोड़ा सा अजूबा लगता है कि किस तरह से 8 गुना एक परिंदा है, उसकी आंख हमसे तेज़ है, और किस तरह से वो थंडर बोल्ट की तरह आता है और वो शिकार करता है। इफ़ यू आर गिवन द चांस ऑफ रिवाइजिंग द पोम पोएम्स ग्रैंड टाइटल, व्हाट वुड यू चूज इट टू बी। ठीक है, तो कहता है कि अगर आप ये करेंगे, इस पोएम का टाइटल चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट टाइटल जो सजेशन है, आई वुड सजेस्ट मेजेस्टी आर द वॉचर। मेजेस्टी आर द वॉचर टू एम्फसाइज द ईगल्स रेगल एंड प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लाइफ। ठीक है, द वॉचर किस तरह से ऊपर बैठ के वो एक बर्ड आई व्यू से देख रहा है। बर्ड आई व्यू किसको कहते हैं, जब आप ड्रोन कैमरे से कोई पिक्चर देखते हैं तो आपको नीचे वाली सारी सीनरी नज़र आती है, उसे कहते हैं बर्ड आई व्यू। ठीक है, या तो मेजेस्टी देख लें, ठीक है, वो परिंदों में है, उसकी अजमत देख लें कि फिर भी वो एक अलग तरीके से सोचता है और अलग सोच रखता है। उसके बाद है जी, कैन यू आइडेंटिफाई एंड एनी सिम्बॉलिक और द मेटाफोरिकल एलिमेंट्स इन द पोम। symbolic elements, the eagle represents freedom, strength and the keen vision, while the sea symbolizes vastness, power and the subconscious। ठीक है, कि समंदर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ को शो करता है, वैस्टनेस वुसअत को कि कितना वसी होता है समंदर, पावर को, ताकत को, एंड सबकॉन्शियस के जब आप अपने दिमाग के हिस्सों को यूज़ करते हैं तो दिमाग कितना पावरफुल चीज़ है। द माउंटेन क्रैग सिग्निफाइज द सॉलिडिटी एंड द एलिवेशन। ठीक है, और जो उसने पहाड़ों की बात की है वो बुलंदी को शो करता है कि ऊपर की बात हो रही है। अब देखें ज़रा, ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले। क्वेश्चन 1 है,
Who or what is the main subject of the poem? The main subject of the poem is an eagle symbolizing power, freedom and majesty. तो ईगल के बारे में ही है ये poem. What is the significance of the subject's physical attributes such as crooked hands and being close to the sun? अब देखें, the eagle's physical attributes such as crooked hand and being close to the sun signify its strength, adaptability. Adaptability का क्या मतलब होता है? चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, जो चेंज आपकी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेना, एंड डोमिनेंस कि किसी भी चीज़ पे गालिब आना. द क्रूक्ड हैंड्स में आल्सो इम्प्लाई द सेंस ऑफ एजड विजडम. ठीक है, अब ये भी उसका एंगल है कि क्रूक जैसे बुढ़ापे में इंसान की कमर बूढ़ी हो जाती है और थोड़ा सा बेंड आ जाता है, थोड़ा सा झुकाव आ जाता है उसकी बॉडी में. तो ये भी एक एंगल है कि जो जब हम कहते हैं कि क्रूक्ड हैंड्स, तो उसके जो हाथ मुड़े हुए हैं, इसका मतलब उसके एक्सपीरियंस को भी शो करता है. हाउ डज द पोएम explore the theme of the solitude or the loneliness? The poem explores solitude by depicting the eagle alone on the mountain crag, emphasizing its isolation and self-sufficiency. The solitude is portrayed as a natural and empowering state. ठीक है, तो ये किस तरह से शो करता है? थीम ऑफ सॉलिट्यूड देता है कि किस तरह से वो अकेला जाके रहता है और किस तरह से वो सेल्फ सफिशिएंसी और वो किस तरह से पोर्ट्रे करता है नेचर को. What is overall tone of the poem and how does it changes the throughout the stanza? The overall tone is one of serenity and wonder, shifting from descriptive to contemplative and finally to the dynamic with the image of the eagle's swift descent. ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5. Which figure of speech is used in he clasped the crag with the crooked hands and comment on its effect? The figure of speech used is metaphor. He clasped the crag with the crooked hand, comparing the eagle's grasp to a human-like action. ठीक है, मेटाफर यूज किया गया, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, कोई पोएटिक डिवाइसेस साथ दूसरी लाइक एज वगैरह वाले वर्ड यूज नहीं किए गए. दिस क्रिएट्स अ विविड कहते हैं शो को, एंड इंटीमेट इमेज एम्फसाइजिंग द ईगल्स कनेक्शन टू इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है, कि ये एक बाज का ताल्लुक, एसोसिएशन बता रहा है उसके अपने माहौल के साथ, एनवायरनमेंट के साथ. क्वेश्चन नंबर 6 देखें ज़रा. हाउ डज द फाइनल लाइन लाइक द थंडरबोल्ट ही फॉल्स रिलेट टू द प्रीसीडिंग लाइन्स and the poem's central theme? The final line, like the thunderbolt he fall, relates to the preceding line by contrasting the eagle's serene solitude with its sudden powerful action. ठीक है, कि उसे यकीन होता है कि अचानक से मैं झपटूंगा तो मैं शिकार को पकड़ लूंगा. This highlights the eagle's mastery over its domain and underscores the theme of majestic solitude. ठीक है, उसके बाद कहता है कि तन्हाई, खलवत, अकेलेपन की वो अज़मत के बारे में बता रहा है कि कैसे एक जब वो अकेला रहता है तो उसे खुद पे बिलीव है. ग्रुप में वो चीज़ें रहती हैं जिनको खुद पे बिलीव नहीं होता. जी, तो ये हो गया, क्वेश्चन हो गए. उसके बाद देखते हैं ग्रीन पाकिस्तान. तो ये बहुत ही एक प्यारा ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, Pakistan, with its diverse landscape spanning from the towering peaks of the Himalayas to the pristine, ठीक है, ये मीनिंग लिखे हुए हैं जिन लफ्ज़ों के, शोर्स ऑफ अरेबियन सी, कि किस तरह से हिमालय की पहाड़ियों से लेकर बहर अरब तक फैला हुआ है. एज अ नेशन ब्लेस्ड विद द ब्रीथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी. ठीक है, नेचुरल, आपको यहाँ पे नेचर मिलती है. एक चीज़, एक कोटेशन देख लें, एक सेंटेंस होता है, नेचर इज़ पेनेशिया. पेनेशिया किस चीज़ को कहते हैं? पेनेशिया उस चीज़ को कहते हैं जब हर बीमारी का एक इलाज हो. ठीक है, तो नेचर क्या है? पेनेशिया है. नेचर क्या है? पेनेशिया है. ये नीचे भी लिखा हुआ है. ठीक है, नेचर क्या है? पेनेशिया है. ये हर चीज़ का इलाज है. जब हम नेचर से हट जाते हैं तो तब जाके हमें बीमारियां घेरती हैं. द कनेक्शन बिटवीन द पीपल एंड द नेचर इन पाकिस्तान इज़ नॉट मेयरली ए मैटर ऑफ द एस्थेटिक. ठीक है, ये कि सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है. इट इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज आइडेंटिटी. तो ये एक मुल्क की शनाख्त है, किस चीज़ की? कल्चर की, सस्टेनेबिलिटी की, कि कब से वो आ रहा है, कितना ज़्यादा सस्टेन करेगा, रहेगा वो मुल्क, और उसका कल्चर किस तरह का है. दिस एसे एक्सप्लोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ
कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर पाकिस्तान। ठीक है, ये ऐसे इस वजह से लिखा गया है ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा पता चले नेचर क्या है। एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ नेशनल हीरोज हु हैव लेड बाय एग्जांपल। ठीक है, आगे उसने एग्जांपल दी हुई है। अब देखें, पाकिस्तान नेचुरल ब्यूटी इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट्स आइडेंटिटी। नो डाउट कि ये जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है ये ब्यूटी की वजह से है। अगर आप में से कुछ लोग नहीं भी गए घूमने, जब वो घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं स्पेशली, ये कितने खूबसूरत इलाके हैं। द कंट्री बोस्ट्स some of the world's most awe-inspiring landscape, the Himalayas and the Karakoram ranges, including K2। अब K2 भी इधर ही है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है पहले नंबर पर जो कि नेपाल में है, और दूसरे नंबर पर K2 है जो कि पाकिस्तान में है। द अट्रैक्ट माउंटेनियर्स एंड एडवेंचर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया से यहाँ लोग K2 पे आते हैं उसको समिट करने के लिए, उसकी चोटी पे जाने के लिए। द लश वैलीज ऑफ स्वात एंड हुंजा ऑफर डिस्पाइट फ्रॉम द बसल ऑफ द अर्बन लाइफ। ठीक है, कि शहरों से जब आप निकल जाते हैं तो नेचर आपको मिलती है वहाँ पे। यहाँ पे आप हार्नों की आवाज़ सुन सुन के थक जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप जाते हैं आप एक ब्यूटी झील की देखते हैं, दरिया की देखते हैं, ठंडे पानी की और दरख्तों की पहाड़ के साथ मिल के देखते हैं। तो वहाँ पे आपको जो एक आपको ब्यूटी जिस तरह से इम्पेक्ट करती है वो अनडिस्क्राइबेबल है। ठीक है, एंड द थर्ड डेजर्ट स्टार्क ब्यूटी शोकेसेस द कंट्री जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। थर्ड डेजर्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि ये किस तरह खूबसूरती में इजाफा करता है। ये थर्ड डेजर्ट से ये साथ ही मैंने लिखा हुआ है कि थर्ड डेजर्ट के अलावा पाकिस्तान में एक शिगर डेजर्ट भी है। ठीक है, ये जो कोल्ड डेजर्ट मैंने लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, कोल्ड डेजर्ट। तो ये जो शिगर डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है। अगर किसी भी रेत के रेगिस्तान में आप चले जाएं, वैसे जनरली अमूमन तो वो गर्म होते हैं, लेकिन ये जो है ये कोल्ड है, यहाँ पे ठंड होती है। तो ये पूरी दुनिया में क्या मशहूर है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से मशहूर है। वन cannot overstate the importance of preserving these natural wonders. They not only contribute to the Pakistan tourism industry but also play a critical role in maintaining the ecological balance of the biodiversity। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है कि सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये इन्वायरमेंट को भी क्या करता है, मेंटेन करते हैं। अब जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, अगर आप लोगों ने फील किया हो कि आप देखते हैं कि इस्लामाबाद में एक दिन बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, घुटन है, अगले दिन ही बारिश हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये मार्गला हिल्स पे जो इन्होंने प्लांटेशन की हुई है दरख्तों की वजह से। दरख्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल बराबर कर देते हैं, और जब ऑक्सीजन लेवल बराबर होगा तो उस वक्त फिर बारिशें अपने मुताबिक होंगी। इसलिए कहते हैं कि मुल्क में दरख्त लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन लेवल बराबर हो, ये सडन चेंजेस ना आए। सडन चेंजेस ऐसे ही आती हैं, फिर तूफ़ान, तूफ़ानी, बहुत ज़्यादा सैलाब, फ्लड, ये सारी चीज़ें। बारिश जब तक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त नहीं लगाएंगे, और जिन मुल्कों में दरख्त लगे हुए हैं उनमें ये चीज़ें कम होती हैं। डिस्पाइट पाकिस्तान नेचुरल वेल्थ इट फेसेस फेयर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कहता है खूबसूरत तो है लेकिन इसमें थोड़े से इश्यूज भी हैं। ड्रिवन बाय द टिम्बर लॉगिंग एंड द क्लियरेंस थ्रेटन्स टू द कंट्रीज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जंगली जानवरों को भी खतरा होता है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन पार्टिकुलरली इन द मेजर सिटीज़ एडवर्सिटी अफेक्ट पब्लिक हेल्थ। शहरों में देख लें आप। ठीक है, मोर ओवर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस द इवेंट्स लाइक फ्लड्स, ड्राफ्ट किसको कहते हैं, कहत साली को कहते हैं, आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट। अब देखें हर साल, हर 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको सुनने को मिलता है कि सैलाब आ गए। अब रिसेंटली भी अगर आपने देखा हो नारायण कागान में जो सैलाब आया है। एग्जैसरबेटिंग द फूड एंड वाटर सिक्योरिटी इशूज़। ठीक है, ये सारे मसाइल लिंक्ड हैं। दीज इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर। ठीक है, इससे पता चलता है कि लोगों को नेचर के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम एक एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकें, अपना रोल अदा कर सकें। अ populace that values its natural surrounding is more likely to engage in the conservation efforts and advocate sustainable policies। ठीक है, इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे भी मुल्क में वो सिस्टम होना चाहिए कि हमारे किसी भी बच्चे को तब तक एडमिशन ना मिले जब उसने 5-10 पौधे ना लगाए हुए हों। ठीक है,
अब बाइंड्री ऑफ नेचर, ये हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पाकिस्तान की ब्यूटी के बारे में पढ़ा और अब हमने पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटीज़ भी हैं, नेगेटिविटीज़ इन केस के इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बाइंड्री ऑफ नेचर। बाइंड्री ऑफ नेचर क्या है, आप अगर दुनिया को देखते हैं तो दुनिया जो है बाइंड्री बेस्ड है। जो मैथ के बच्चे हैं वो ये बाइनरी सिस्टम समझते होंगे, 0 और 1 वाला। बाइनरी क्या होता है, जब दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हों। अल्लाह ताला ने इस कायनात को कभी भी वन वे नहीं बनाया, अल्लाह ने इसको डाइकाटमी बेस्ड बनाया है या बाइनरी बेस्ड बनाया। बाइनरी क्या होता है, सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, मर्द है तो औरत है, इसी तरह पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे भी पॉजिटिविटी होगी वहाँ पे नेगेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। अब देखें आगे, पाकिस्तान हिस्ट्री इज रिच विद द लीडर्स हु रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर एंड इट्स कनेक्शन टू द ह्यूमन वेल बीइंग, ठीक है। अब बता रहे अलामा इकबाल, फिलोसफर, पोएट, विजनरी लीडर, एम्फसाइज द स्पिरिचुअल एंड कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस एंड द नेचर इन हिज पोएट्री। अब उसकी पोएट्री में भी, अलामा इकबाल की पोएट्री में भी यही मिलता है। ही बिलीव that understanding and appreciating the natural world was essential for the personal and national growth। उसका ये यकीन था कि ये इंसान के आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये होनी चाहिए। आगे देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, was not only concerned with the political independence but also the well-being of the nation and its environment. His commitment to the preserving Pakistan's natural beauty is evident in his efforts to protect the national parks, wildlife sanctuaries. Government-initiated projects like the Green Pakistan program demonstrated a commitment to the preserving country's natural heritage। तो कायदे आज़म भी यही चाहते थे कि वाइल्ड लाइफ और जंगलात वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ताकि जंगली हयात भी रह सकें और इंसानों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट रह सके। कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर गोज़ बियॉन्ड द मेयर एप्रिसिएशन, कहते हैं सिर्फ ये दाद और तहसीन की बात नहीं है। इट इन्वॉल्व्स फॉस्टरिंग sense of responsibility towards the environment and promoting the sustainable living, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकें। In Pakistan, several initiatives and programs aim to achieve this goal, ठीक है, कि ये बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि लोगों को पता चले। Educational programs teach children about our environment and the importance of conservation. Community-driven projects engage local in tree planting, waste management and cleanup campaigns, and national policies promote renewable energy and sustainable energy agriculture practices। तो अब ये देखें कि आप कभी भी आप में से जो लोग फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं या हर साल चक्कर लगाते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं भी आप चले जाएं तो आप एक चीज़ देखते हैं कि एक साल जब आप हो के आते हैं तो वहाँ पे बड़ा ग्रीन नेचर होती है। फिर यहीं से जो लोग जाते हैं वहीं पे वो ख्याल ना करना, शाप पर कचरा वगैरह डाल के आना। तो हम लोगों में अभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वही अवेयरनेस फैलाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, ऐसे ऐड किए जाते हैं, आप लोगों को लेसन्स दिए जाते हैं ताकि उस पर अमल कर सकें हम, ठीक है। उसके बाद है example of individuals and communities embracing the sustainable practices are abundant in Pakistan. One such example is Billion Tree Tsunami Project initiated in Khyber Pakhtunkhwa province. This ambitious reforestation project not only combat the deforestation but also created the employment opportunities for the local communities. ये 1 बिलियन ट्री मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में आया था, उन्होंने एक 1 बिलियन ट्री लगाने थे ताकि वो मुल्क का टेम्परेचर थोड़ा सा बरकरार हो सके। ये उसी की बात कर रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट ये प्लान लॉन्च करती रहती है। द क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन इज़ एन अदर नोटेबल इनिशिएटिव। इट एम्स टू मेक द पाकिस्तान लिटर फ्री। लिटर फ्री मतलब क्या होता है, गार्बेज फ्री, and instill the sense of cleanliness and environmental responsibility among the citizens. Celebrities, activists and ordinary Pakistanis have actively participated in clean-up drives across the country. ये बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं एजुकेशन लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके लोगों में शऊर फैलाने के लिए वो फिर क्या करते हैं, वो लोग स्टूडेंट्स कचरा वगैरह चुनते हैं ताकि आवाम में शऊर आए, इस तरह कचरा ना फेंकें। Looking ahead, Pakistan faces both opportunities and challenges in connecting people to the nature. Climate change remains a pressing concern, ठीक है।
रिक्वायरिंग द प्रोएक्टिव मेजर इन द एडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन। ठीक है, तो ये चेंज होता है। यहाँ पे ऊपर मैंने दो वर्ड लिखे हुए हैं, क्लाइमेट एंड द वेदर। ये दोनों होते तो मौसम के लिए इस्तेमाल है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वेदर मौजूदा मौसम के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर यहाँ पे धूप वगैरह है या आज यहाँ पे बादल है तो ये है वेदर। क्लाइमेट होता है पूरे साल की आबो हवा, कि पूरा साल किसी मुल्क का किसी इलाके का मौसम कैसा रहता है, उसे क्लाइमेट कहते हैं। बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज़ अनदर ऑनगोइंग चैलेंज। ठीक है, अब देखें ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये सबसे जो बड़ा पीर है वो पैसा है। जिस मामले में पैसा आ जाए तो वो काम हो जाते हैं, क्योंकि हम उस तरह का अमीर मुल्क नहीं है जिस तरह से बाकी मुल्क हैं। तो ये इश्यूज विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। हाउएवर देयर इज़ अ होप, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान यूथ इज़ increasingly engaged in environmental activism and advocacy. Grassroots movements and social media campaigns are raising awareness but environmental issues. Collaborative efforts between the government, civil society, and international organizations hold the promise for a more sustainable future. ठीक है, तो ये यंगस्टर्स की बात कर रहा है। अब रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है बांग्लादेश का, उसमें आप देख लें सिर्फ नौजवानों ने सोच ली थी तो वो चेंज आ गया। वो एक अलग बात है, अगर हम पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या क्यों नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये देख लें कि जब यंगस्टर सोच लेना किसी मुल्क के, अगर यहाँ पे भी नौजवानों ने ये सोच लिया है कि मुल्क को साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो होपफुली ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी मूवमेंट। Contributing towards the nature is not just an aspiration but a necessity in Pakistan as well as across the globe. तो कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस होनी चाहिए। The country's remarkable nature beauty is a source of pride and must be preserved for the future generation. National heroes, celebrities, social media influencers show exemplary standards in the valuing and protecting the nature. तो कहते हैं आने वाली नस्लों के लिए जितने हीरोज़ ये वो सारा कुछ, उनके लिए हम प्रिजर्व, इनको महफूज करें। रियल लाइफ इनिशिएटिव्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट द नेशंस कमिटमेंट टू द काज। ठीक है, तो ये रियल लाइफ इनिशिएटिव जो लोग काम शुरू कर रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये उनकी बात कर रहा है कि ये अच्छी कमिटमेंट है। ये जाहिर करती है कि किस तरह हम पाकिस्तान को अच्छा चाहते हैं और बचाने के लिए हम किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान फेजेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इट मस्ट कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर, फॉस्टरिंग अ कल्चर of sustainability and ensuring the harmonious relationship between its people and natural world। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आपके पास दुनिया में एक ही दिमाग है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आप किसी का चेंज नहीं कर सकते, ना दोस्तों का, ना वालदैन का, ना उस्तादों का। तो आप अगर अपने माइंड में ये बिठा लें कि नहीं, हमने ज़िंदगी में कहीं भी जाना है टूर के लिए, तो हम कम से कम ये कर लें कि अपना जो कचरा है वो नहीं फेंकेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आगे एक्टिविटीज़ हैं, टीचर्स के लिए हैं। ठीक है, अब आगे देखें, टास्क है राइट अ रिफ्लेक्टिव एसे और मेक एन आर्ट ऑफ प्रोजेक्ट वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर पर्सनल कनेक्शन विद द नेचर। ये बहुत सारे बच्चों की फिर मैसेज कमेंट आए होते हैं कि सर ऐसे लिखने, ये मैंने लिख दिया है, जो बच्चा देखना चाहे वो देख सकता है, नहीं तो आप वीडियो को आगे कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव ऐसे देखें, अब ये मेरा एक टूर था स्कर्दू का, उस पर मैंने लिखा है, एज आई स्टूड अमिड्स द मैजेस्टिक ग्रैंडियर ऑफ स्कर्दू स्नो कैप्ड माउंटेन, कि जैसे ही मैं बर्फ पोश पहाड़ों पे स्कर्दू के खड़ा हुआ, आई फेल्ट एन अनशेकेबल सेंस ऑफ आ एंड वंडर, मुझे एक अजीब सा ताज्जुब हुआ कि नेचर इतना खूबसूरत है। आई राइट ब्यूटी ऑफ दिस रिमोट वैली इन पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान रीजन लेफ्ट मी ब्रीथलेस। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सका, बट इट वाज द सटल विस्पर ऑफ नेचर दैट ट्रूली रेजोनेटेड विद माय सोल। तो ये कहता है कि नेचर की ऐसी आवाज़ थी जो मेरी रूह में गूंज गई। ड्यूरिंग माई विजिट आई फाउंड माई सेल्फ ड्रान टू द सीरीन वाटर्स एंड द इंडस रिवर, के दरिया जितने भी थे, वादियाँ वगैरह, ये पानी, ठीक है, वहाँ पे ये इंडस रिवर दरिया सिंध ने मुझे खींच लिया। विच फ्लोड जेंटली थ्रू द वैली लाइक अ लाइफ लाइन, तो जहाँ बड़ा स्मूथ जो गुजर रहा था। द रिवर्स ट्रैंक्विल सरफेस रिफ्लेक्टेड द मैजेस्टिक पीक अबव, क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ द परफेक्ट सिमेट्री।
ठीक है, कि किस तरह से वो प्यार से गुजर रहा था और किस तरह से वो एक सिमिट्री बनाते हुए आगे गुजर रहा था। एज आई वॉकड अलॉन्ग इट्स बैंक, जैसे ही मैं इसके किनारे के करीब चला, आई फेल्ट द सॉफ्ट एंड द स्मूथ पेबल्स बीनीथ माई फीट स्वर्न स्मूथ बाय द कॉन्स्टेंट एब एंड द फ्लो ऑफ द वाटर। तो वहाँ पे फिर क्या देखा मैंने कि किस तरह से छोटी छोटी कंकरियाँ मेरे पाँव के नीचे क्रच क्रच की आवाज़ आ रही है और कितना मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। The landscape of Skardu is a testament to the power of the geological forces shaped by the relentless winds and waters that have carved out this valley over the millions of the year। ठीक है, कि ये इतना खूबसूरत है कि ये क्या है, जियोलॉजिकल फोर्सेस, ज़मीन में जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, हवा वगैरह, ये सारा उसका नतीजा है। येट अमेस दिस ग्रैंडियर, इस अजीम उसके दौरान, I discovered moments of intimate beauty, a delicate edelweiss blooming in the crevice, a golden eagle soaring over, and the warm smile of the local villagers। ठीक है, वहाँ पे कैसे कैसे गाँव हैं और किस तरह से लोग रहते हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लोर कर दूँ, और जैसे जैसे मैंने स्कर्दू को एक्सप्लोर किया, आई बिगैन टू सेंस अ डीप कनेक्शन बिटवीन द लैंड एंड इट्स पीपल, कि मुझे ये फील हुआ कि इन लोगों का अपने वतन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, कि उन्होंने साफ रखा हुआ है। द बल्ती कल्चर शेप द हार्श येट मेजेस्टिक इन्वायरमेंट, और बल्ती कल्चर कहता है उसने बड़ा एक अच्छा, उस इन्वायरमेंट ने मुझ पर असर डाला। एज अ टेस्टामेंट टू द रेजिलियंस एंड हॉस्पिटलिटी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, कि इंसानी रूह किस तरह से, किस कदर मेहमान नवाज है। आई सा दिस ऑन द इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ देयर handicrafts, flavors, and the cuisines, and the warm welcome I received in every village। आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, स्कर्दू के किसी गांव, बल्तिस्तान के गांव में चले जाएं, बेईमानी करना तो छोड़ें, उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि बेईमानी होती क्या है। अब आप खपलू के बारे में पढ़ते हैं तो खपलू का क्राइम रेट ज़ीरो है। उसके बारे में अभी एक सीन हुआ था कि किसी मुसाफिर के कुछ लाख गिर गए थे, 5-7 लाख रुपए थे, लेकिन वो फिर उसको मिल गए, वो लोग उसको ढूंढ रहे थे कि आपके पैसे गिर गए हैं। और मेरे साथ सेम यही एक्सपीरियंस हुआ। मैं बाइक पे गया, मैं पेट्रोल डलवाने गया, तो मैं वहाँ पे अपना हेलमेट भूल गया। यकीन करें, मैं 7 से 8 घंटे बाद वहीं दुकान पे गया, तो उसी पंप पे जहाँ पे मैंने रखा था वो वहीं पे हेलमेट पड़ा था, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन शहरों में फिर ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये फिर बहुत आगे चली जाती हैं, वहाँ हर कल्चर का बंदा आके रहता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इस वजह से फिर वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। माई विजिट टू स्कर्दू वाज जर्नी ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी, a reminder that nature has the powerful to awaken our deepest selves. As I felt the valley, I felt the echoes of Skardu's beauty and spirit lingering within me, a gentle reminder of the connection that bind us, this earth, टू ईच अदर। तो ये मेरा स्कर्दू का एक्सपोजर था कि किस तरह से स्कर्दू की ज़मीन के साथ मुझे अच्छा लगा वहाँ जाके। तो इसके आगे देखते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर। हाँ, अब देखें, ये जो डिड्यूस्ड मीनिंग है, ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं कि इस पोएम में उस लफ्ज़ को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह इधर इधर यूज़ किया गया है उनको हर जगह पे वैसे यूज़ किया जाए। ये जो हम डिड्यूस्ड मीनिंग पढ़ेंगे, इसी लेसन से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर हर जगह पे ये लफ्ज़ कहीं पे इस्तेमाल हुआ हो तो उसका डिड्यूस्ड कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग अलग होगा। अब देखें, क्लैस्प का क्या मतलब है। क्लैस्प का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, पकड़ना, होल्ड या कैच। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिड्यूस मीनिंग, बॉन्डिंग, यूनियन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, तो उसने किस तरह से पहाड़ को पकड़ा हुआ है, चट्टान को। क्रैग किसे कहते हैं, क्रैग वैसे तो क्लिफ या रॉक को कहते हैं, चट्टान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हार्शनेस एंड एडवेंचर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इस पोएम में। क्रूड किसको कहते हैं, क्रूड का वैसे तो मतलब होता है बेंट या कार्ड, लेकिन इधर इसका क्या मतलब है, डिसऑनेस्ट मॉरल करप्शन। अब उसके जो पंजे हैं वो किसी को वेट अगर कर रहा है तो उन्हीं पंजों से अपने शिकार को मारने के लिए, ठीक है, डिसऑनेस्टी, उसके शिकार को पता नहीं है कि इसके जो ये पंजे हैं मुड़े हुए, ये किस चीज़ के हैं, लेकिन ये उन्हीं को इस्तेमाल करता है। थंडर बोल्ट लाइटनिंग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सडन पावरफुल ड्रामेटिक इवेंट, कि अचानक से वाक़ होने वाला कोई इवेंट। एज़र किसे कहते हैं, ये तो वैसे तो डिक्शनरी मीनिंग है इसका ब्लू कलर, लेकिन सेंस ऑफ पीस एंड सेरेनिटी है। ठीक है, पानी आप कहीं भी देख लें, देखें, आपको एक नेचर अट्रैक्ट करती है।
आपको दूर से कहीं भी पानी नज़र आएगा, आप दुनिया में किसी भी वादी में चले जाएं, आपको हमेशा पानी के साथ ही वो खूबसूरत नज़र आएगी, दरख्तों के साथ पानी होगा। ठीक है, क्रॉल्स देख लें, इसका वैसे तो मतलब होता है मूव स्लोली, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है इसका, डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल और द स्लो प्रोग्रेस। ये देखते हैं ज़रा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में एक चीज़ याद रखें कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इसको अब ज़रा पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस इज a complex sentence is a sentence with independent clause and at least one dependent clause। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास इसमें होने चाहिए। It works best when we provide more information to explore modify a sentence main point। ठीक है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी वर्डिंग में। यहाँ पे जो मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक मेन क्लास होता है जिसे हम और इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लास होता है जिसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास का हमें कैसे पता चलता है, वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिला होता है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिला होता है। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से हैं, बिकॉज, सिंस, आर, अनटिल टू कनेक्ट द क्लास। ठीक है, बाकी जो होते हैं, जो क्लासेस होते हैं, ये हैं सब ऑर्डिनेट क्लासेस। बाकी होते हैं, ये देखिए मैं ज़रा लिख लूँ, फैन बॉयज़, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं। लेकिन ये हमने क्या पढ़ा है, फैन बॉयज़ क्या होते हैं, एफ से फार है, ए से एंड है, एन से नार है, बी से बट है, ओ से आर है, वाई से येट है, एस से सो है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस को ये मिलाते हैं, और ये कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोबारा देखें, यहाँ पे क्या है, लाइक, बिकॉज, सिंस, अनटिल। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी बनता है, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स। ये इन्हीं क्लासेस पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड कब होगा। सिंपल सिंपल होता है जिसमें एक ही क्लास होता है। कम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और कंपाउंड, टेंशन नहीं लेनी, आगे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। कंपाउंड क्या होगा, जिसमें दोनों क्लासेस किससे, फैन बॉयज से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। और इसी तरह कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास और 2 इंडिपेंडेंट क्लास हों। ठीक है, अब देखें, द डिपेंडेंट क्लास इज आल्सो नोन एज द सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, सबऑर्डिनेट ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। डिपेंडेंट क्लास हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अकेला अलोन स्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। अब आगे इसने एग्जांपल दी हुई है, ज़रा इस एग्जांपल को देखें आप। देखिए, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ। अब कोई पता नहीं है किस चीज़ की बात हो रही है, लेकिन यही इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जब आ जाता है डिपेंडेंट क्लास, तो उसके मीनिंग हमें फिर क्लियर हो जाते हैं। अब नीचे देखें, इसने करेक्ट लिखा हुआ है, व्हेन आई ग्रो अप आई विल कंप्लीट द सेंटेंसेस। व्हेन आई ग्रो अप आई विल यूज़ द कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखें, व्हेन आई ग्रो अप, अब यहाँ पे सेंस दे रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आई विल यूज़ द कंप्लीट सेंटेंसेस, आई विल यूज़ द कंप्लीट सेंटेंसेस, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन वो हमें कंप्लीट मीनिंग अकेला नहीं देता, वो जब किसी के साथ मिल जाता है तो उसके मीनिंग में इजाफा कर देता है। ठीक है, तो आगे देखें ज़रा, सेम इसने वही आगे चीज़ लिखी हुई, इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। अब इसको देखें, यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी, ये हमें क्लियर समझ आ रहा है, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल, अगर ये अकेला आ जाए तो ये हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल, ये जो है डिपेंडेंट क्लास है। यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी, ये हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट क्लास है। पहले वाला है डिपेंडेंट है, इसमें इफ़ आ गया है। अब देखें, इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, द की टू यूजिंग कम्प्लेक्स इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास। बेसिकली तो ये क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ होते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस,
और जो डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं ये किस में होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ होते हैं। अब देखें सेंटेंस ऑन देयर ओन, बट द डिपेंडेंट क्लासेस आर नॉट, बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लासेस आर कंप्लीट sentences on their own, but dependent clauses are not. However, both kinds of clauses contain a subject and verb. But why is one complete sense but not the other? The reason is that the dependent clause always start with subordinating conjunction. ठीक है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, इस वजह से ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब ही यही होता है जब किसी के कोई मातहत होता है। ठीक है, in a way these subordinating conjunction turn in dependent clauses into the dependent ones। ठीक है, सिर्फ यही वजह है कि ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिपेंडेंट में हो जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। देखें कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहले ऊपर मैंने आपको फैन बॉयज बताया है, लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन बॉयज ये है सबऑर्डिनेटिंग। कौन कौन से हैं, बिकॉज, सिंस, इफ, अनटिल, ये जो भी लिखे हुए हैं जब ये आ जाएं तो बेटा इसका क्या मतलब होगा कि ये डिपेंडेंट क्लासेस हैं। ठीक है, तो अब आगे देखें, कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास। अब देखें, यू कैन नॉट लीव द स्कूल, ये बात हमें क्लियर है, ये बात हमें क्लियर है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब इसी को आगे उसने एक्सटेंड किया है, दिस इंडिपेंडेंट क्लास मीन्स दैट यू मस्ट रिमेन एट स्कूल फॉर एवर, add a dependent clause to make a complex sentence that clarifies the things further। अब देखें आगे उसी सेम सेंटेंस को कैसे लिख दिया है, you cannot leave the school until the bell rings। अब until the bell rings अगर अकेला आ जाए तो वो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब इसके साथ मिल गया तो उसने उसके मीनिंग में एडिशन कर दिया। until हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, तो ये हमारे पास until the bell rings, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ठीक है, मेन क्लास क्या है, आई फर्मली बिलीव इन द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई फर्मली, स्टार्ट विद द मेन क्लास एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, include subordinating clause that provides an example to support your viewpoint। ठीक है, अब देखें उसने पहले मेन क्लास दिया हुआ है, नीचे सबऑर्डिनेट। ठीक है, आई फर्मली बिलीव इन द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब नीचे सबऑर्डिनेट क्लास को देखें ज़रा, फॉर इंस्टेंस द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, मेकिंग लर्निंग एंड मोर एक्सेसिबल टू द पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब इसने फॉर इंस्टेंस बोल दिया है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा है, लेकिन इससे पहले मेन बात कोई और है। ये इसने क्या, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। मेन क्लास क्या है, आई फर्मली बिलीव, और ये नीचे फॉर इंस्टेंस से लेकर वर्ल्ड वाइड तक क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। अब उसके बाद एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखें हमारे पास मेन क्लास क्या है, आई इंजॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स, इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग, आई इंजॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स बिकॉज आई वांट टू बी अ हेल्दी पर्सन। अब उसके साथ मैंने ऐड कर दिया, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड को देखें, शी बेक्ड अ डिलीशियस केक, शी बेक्ड अ डिलीशियस केक व्हेन शी सर्व्ड द गेस्ट्स। ठीक है, अब व्हेन आ गया है, व्हेन शी सर्व्ड द गेस्ट, ये हमने क्या कर दिया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसमें मिला दिया। अब मेन क्लास को देखें, इसने थर्ड में सबऑर्डिनेट क्लास दिया हुआ है, सिंस माय फेवरेट बैंड वाज परफॉर्मिंग। ठीक है, अब इसमें हमने मेन क्लास ऐड करना था, आई हैड बीन इंजॉइंग द कंसर्ट सिंस माय फेवरेट बैंड वाज परफॉर्मिंग। तो मैंने वो फंक्शन तो चाहा उसको इंजॉय किया इस वजह से क्योंकि जो मेरा फेवरेट बैंड था वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। मेन क्लास देखें ज़रा, ही डिसाइडेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, सबऑर्डिनेटिंग क्लास इसके साथ जब ऐड किया, ही डिसाइडेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज सिंस आई था, ही डिसाइडेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज सिंस ही थॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस ही थॉट, क्योंकि पहले हमने ही की बात की हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस ही थॉट। अब आगे देखें मेन क्लास, द सन हैड बीन बर्निंग अस वाइल वी सॉट शेल्टर अंडर द ओक ट्री। ठीक है, वाइल, अब यहाँ पे इसने वाइल वी सॉट शेल्टर अंडर द ट्री ओक, तो आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमने मेन क्लास ऐड करना था। अब आगे देखें ज़रा मेन क्लास, माई कैट लव्स टू प्ले विद द बॉल ऑफ योर, माई कैट लव्स टू प्ले विद द
ball of yarn since it has become the 6 months। ठीक है, इसके साथ हमने सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज ऐड कर दिया। अब सातवें को देखें, शी कुड नॉट जॉइन अस। अब इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज यह बिकॉज शी हैड अ प्रायर कमिटमेंट। शी कुड नॉट जॉइन अस बिकॉज शी हैड अ प्रायर कमिटमेंट, उसी के साथ ऐड कर देना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब आप एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएंगे। आठवां है मेन क्लास, द मूवी वाज स्केरी। ठीक है, द मूवी वाज स्केरी बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द हॉन्टेड इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, 9 को देखें मेन क्लास, वी प्लान्ड अ पिकनिक इन द पार्क। वी प्लान्ड अ पिकनिक इन द पार्क ऑल्दो वी हैड अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, चाहे टाइम की कमी थी फिर भी हमने प्लान अरेंज किया। मेन क्लास, वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल आफ्टर विजिटिंग द एनिमल शेल्टर। ठीक है, अब इसमें सबऑर्डिनेट क्लास, आफ्टर विजिटिंग द एनिमल शेल्टर, वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल आफ्टर विजिटिंग द एनिमल शेल्टर, या उसके बाद हम निकले। डिवेलपिंग अ पैराग्राफ यूजिंग द कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और वो आगे आपको एक शर्त दे रहा है कि कैसे कैसे सेंटेंस कैन फॉलो ईच अदर। एक में आर्ग्यूमेंट देंगे तो दूसरे में काउंटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अपोजिट बातें दे देंगे, जैसे हम बट के साथ कोई बात करते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट होगा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आई लाइक फुटबॉल। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आई लाइक फुटबॉल, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, बट माई ब्रदर लाइक क्रिकेट, माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ओपिनियन और स्पोर्टिंग एग्जांपल क्या होती है, पहले आप कोई बात करते हैं फिर उसी की एग्जांपल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आगे देखें, ओपिनियन या स्पोर्टिंग रीज़न हो सकती है, उसी को रीज़न जो आपको लगे कि सपोर्ट कर रही है वो आप दे देते हैं। लेकिन अगर ये आपको समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती हैं, फिर बच्चों की उस तरह भी कंप्लेन आती हैं। ठीक है, और ये आपने बताना है, अगर आपको इशू होगा तो मैं लिख के भेज दूंगा कमेंट वगैरह में, या आपको लिंक भेज दूंगा फाइल का। उसके बाद देखें ज़रा, मैच द सेंटेंस इन कॉलम विद इट्स फॉलो ऑन द सेंटेंस इन द कॉलम बी। तो ये मैंने देखें सेपरेटली जो कलर हैं मैंने चेंज किए हुए हैं, जो सेम कलर है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। देखें, ए है ग्रीन को देखें, फर्स्टली टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्ट आर ऑफन टू शॉर्ट आर सुपरफिशियल टू एक्सप्लेन द full context of a story. Secondly, television news editor tend to favor stories which offer sensational image that makes the entertaining viewing। ठीक है, तो ये ग्रीन के साथ ग्रीन है। अब ब्लू के साथ देखें, इन माई व्यू प्रोडक्ट सच एज cosmetics or soap should not be tested on animals, such as such items are not essential and there is no need to make creatures सफ़र फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, अब देखें इस कलर को देखें, येलो को, आई एम कन्विंस दैट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज डू हार्म टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसी को येलो को इधर देखें, फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट do very little to encourage people to use public transport instead of their cars and are reluctant not to pursue the private companies that pollute the environment। अब जरा पिंक को देखें, डी को, some people believe that the only way to prevent a crime is to enforce the stricter punishment। However, statistics show that the more severe punishment do nothing to the reduce crime। अब देखें कुछ एडिशन के लिए यूज़ हुई हैं, कुछ ये जो ऊपर इसने दी हुई है एग्जांपल। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के साथ उसका क्या दे दिया है, कहीं पे आर्ग्यूमेंट दिया है, उसका काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दिया है कि मैं यही चाहता हूँ, कहीं पे ओपिनियन दे के उसकी फिर सपोर्टिंग डिटेल दे दी है। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है इन चार में से किस किस में कौन सा अप्लाई हुआ है। लिस्टिंग के साथ रीजनिंग कब हुई है, ओपिनियन के साथ सपोर्टिंग रीज़न क्या है, ओपिनियन के साथ सपोर्टिंग एग्जांपल कब है, आर्ग्यूमेंट के साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट किस में है, ए बी सी, ये जो 4 है इनमें से आपने कमेंट करना है। ठीक है, अब इसके बाद गाइडेड समरी राइटिंग प्लान फॉर द गिवन पोम। टाइटल क्या है, ईगल। इंट्रोडक्शन क्या है, बिगिन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट प्रोवाइड्स द टाइटल एंड द ऑथर्स नेम। ठीक है, ये एक लाइन में आपने इस चीज़ से शुरू करना होता है कि किस तरह से समरी राइटिंग है। ठीक है, ये एक आपको प्लान बताया जा रहा है। मेंशन द सेंट्रल थीम सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। ठीक है, आपने उसका सेंट्रल थीम और फिर एक लाइन में विच इज़ अबाउट फिगर इन अ माउंटेनियस सेटिंग, कि किस तरह से फिर उसकी सेटिंग है। अब देखें, अब स्टेंजा वाइज बता रहा है। बॉडी, स्टेंजा 1, स्टार्ट बाय समराइजिंग द
फर्स्ट स्टैंजा, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल विद द क्रूक्ड हैंड होल्डिंग ऑन टू अ क्रैक। कि आप उसे बयान करेंगे क्रूक्ड हैंड के साथ जो बैठा हुआ है उसका क्या मतलब है, वो क्या शो कर रहा है। मेंशन द सेटिंग, द पर्सन इज इन अ लोनली प्लेस क्लोज टू द सन। इस सेटिंग को मेंशन करेंगे। नोट द इमेजरी, द पर्सन इज सराउंडेड बाई एन एज्योर वर्ल्ड, के एक नीली दुनिया के साथ वो घिरा हुआ है। अब सेकंड स्टेंजा को देखें। डिस्क्राइब द सीन, द सब्जेक्ट इज अबव द रिंकल्ड सी एंड वॉचेस फ्रॉम द माउंटेन। इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, अपने अल्फाज में। कमेंट ऑन द सीज बिहेवियर, द सी इज डिस्क्राइब्ड एज द क्रॉलिंग, ठीक है। एक्सप्लेन द आउटकम, द सब्जेक्ट फॉल्स लाइक अ थंडरबोल्ट, कि किस तरह वो बिजली की तरह गिरता है। मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हम पहले जिस तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए विद एग्जांपल एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करके दूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और काइंडली जब कमेंट करें तो क्लियरली लिखा करें कि ये चीज़ हमें बता दें, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूड योर समरी बाय रीस्टेटिंग द सेंट्रल थीम और द मैसेज ऑफ द पोम, ठीक है। कि उसी को ही रीस्टेट करके कि ये पोएम है, इस चीज़ से रिलेटेड है और इसका ये मतलब है। रिफ्लेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स एक्शन एंड द इमेजरी यूज्ड इन द पोम, ठीक है, किस तरह से वो इमेज यूज़ किया गया। अब ये आगे इसने सैम्पल समरी दी हुई है, ठीक है, इसको खुद पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्रॉसिंग द बार। ये भी पोएम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। इस पोएम के बारे में ज़रा पहले सुन लें। ये जब उसने लिखी थी उसकी टोटल एज थी 83 साल, लेकिन जब उसने ये पोएम लिखी थी उसकी उम्र थी 80 साल। इसका मतलब है वो लाइफ के आखिरी फेज़ में था और उसने ये नसीहत की थी कि ये जो पोएम है उसकी सबसे लास्ट पे प्रिंट होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि और अब इसके लेफ़्ट साइड पे थीम मिलेंगे आपको, मोर्टेलिटी मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगा कि किस वो डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है, होप मिलेगी, उम्मीद मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। अब इसको ज़रा पढ़ते हैं। सनसेट एंड द इवनिंग स्टार, ठीक है, तो कहता है कि अब सूरज गुरूब हो रहा है और शाम के बाद सितारे निकल रहे हैं। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, और अब मुझे बुलावा आ रहा है। सनसेट किसको कहते हैं, गरूब होने को कहते हैं। ये अपनी मौत का मंजर को बयान कर रहा है कि अब मुझे क्लियर बुलावा आ रहा है। एंड मे देयर बी नो मोर्निंग आफ्टर द बार। आफ्टर द बार का मतलब कहते हैं मेरे चले जाने के बाद कोई गम नहीं मनाना आप लोगों ने। व्हेन आई पुट आउट टू द सी, और जब मैं ये समंदर आगे चला जाऊँ। बार वैसे इस चीज़ को कहते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, जब ये समंदर कोई क्रॉस कर रहा होता है, ये बीच की जगह है, ये बार कहलाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं जब ये मैं बार क्रॉस करूँ तो कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए। व्हेन आई पुट आउट टू द सी, जब मैं एक समंदर से आगे चला जाऊं। बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स एज लीप, कहते हैं कि ये ऐसी लहर होगी, सीम्स एज लीप, जो कि मुझे एक सुकून की नींद सुलाएगी। टू फुल फॉर साउंड एंड द फोम, कहते हैं उसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा नरम भी होगी, फोम, ठीक है। एंड व्हेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम। अब ये एक साइकिल की बात कर रहा है। अब समंदर के अगर आप साइकिल को देखें, समंदर से पानी क्या होता है, पहले बादल बनता है, बादल से फिर बारिश बरसती है, बारिश जब बरसती है तो वो ज़मीन पे आता है, नदियों में दरियाओं में बहता हुआ दोबारा समंदर में जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरह ओशन जिस तरह साइकिल है, ये उसी तरह बता रहा है कि जिस मिट्टी से मैं बनाया गया था, जहाँ से मैं आया था, मैं दोबारा उसी तरफ वापस जा रहा हूँ। दैट विच ड्रू फ्राम, जहाँ से मैं आया था, आउट ऑफ द बाउंडलेस डीप, के ऐसी गहराई जो ख़त्म नहीं होती। टर्न्स अगेन होम, दोबारा मैं वहीं पे वापस जा रहा हूँ। ट्विलाइट एंड द इवनिंग बेल, ठीक है, कि ये जो शाम की घंटी। एंड आफ्टर दैट द डार्क, और उसके बाद अंधेरा है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल, ठीक है, कहते हैं उस अब यहाँ पे कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्हेन आई एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है कोई नई जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है। तो जब मैं एक नया सफ़र का आगाज़ करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई दुख नहीं होना चाहिए। फार दो फ्राम आउट ऑफ द बोल ऑफ द टाइम एंड द प्लेस, ठीक है। अब टाइम की बात कर रहा है कि जब हम पैदा हुए हैं, जिस जगह में पैदा हुए। द फ्लड में बेयर मी फार, और ये पानी मुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, पायलट अब इसने गार्ड के लिए यूज़ किया। जिस तरह एक जहाज़ को पायलट चला रहा होता है ना, तो वर्ल्ड का पायलट उसने किसको करार दिया है, गार्ड को, कि मेरी खुदा से मुलाकात होगी। व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, और जब मैं ये बार क्रॉस करके चला जाऊंगा तो मेरी खुदा से मुलाकात होगी। ये सेम वही समरी राइटिंग है
होपफुली आप लोग ये खुद लिख सकते हैं। आगे जो एक्सप्लेनेशन है, इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको कमेंट करता हूँ, किसी भी चीज़ के लिए आपको लगे कि वीडियोस में इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं तो डोंट हेजिटेट, कमेंट और अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच।